दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एमलगमेट। दोस्तों एमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज़ को एक करना, विलय करना, जोड़ देना, मिश्रित करना या फिर एक साथ मिलाकर किसी चीज़ को नया रूप देना। एमलगमेट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को, लोगों को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर कोई आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको मिलाकर एक बना देना। यानी कि अलग अलग पार्ट्स को इस तरीके से कंबाइन करना कि वो एक यूनिट या फिर एक सिस्टम बन जाए। इस वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब सिर्फ चीज़ों को पास नहीं रखा जाता बल्कि प्रॉपरली मर्ज किया जाता है, उन्हें यूनाइट किया जाता है, उन्हें एक बनाया जाता है। ये जो मर्ज है ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन अक्सर इसे जो है वो मतलब कि परमानेंट कॉम्बिनेशन के लिए ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ये जो वर्ड है वो फॉर्मल माना जाता है। ये बिजनेस, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, एजुकेशन और एडवांस इंग्लिश में आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एमलगमेट का मतलब सिर्फ मिक्स करना नहीं होता, क्योंकि मिक्स करना क्या होता है कि चीज़ों को मिला देना होता है, बट एमलगमेट का मतलब होता है चीज़ों को मिलाकर एक नई या फिर यूनाइटेड एंटिटी बना देना, एक नया चेहरा देना किसी चीज़ को, उसे मिक्स करके या फिर उसे जो है वो जोड़ कर, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, एमलगमेट करना कहेंगे। यानी कि एमलगमेट में यूनिटी और मर्जर दोनों का आइडिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम चाय में शक्कर डालते हो तो ये होता है मिक्स करना, लेकिन दो कंपनीज मिलकर एक बड़ी कंपनी बना लेती है तो ये होता है एमलगमेट करना। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे। सोचो एक स्कूल में दो क्लासेस हैं, क्लास ए में जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं और क्लास बी में जो है वो 18 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल डिसाइड करती है कि दोनों क्लासेस को मिलाकर जो है वो एक ही क्लास बना दी जाए, तो दोनों क्लासेस क्या हो गई, एमलगमेट हो गई। इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए कि दो छोटी कंपनीज अलग अलग तरीके से काम करती है, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल काम करती है। बाद में जो है वो दोनों कंपनीज डिसाइड करती है कि अब ये जो दोनों कंपनी है वो एक साथ काम करेंगी, एक ही नाम से काम करेंगी। तो दोनों कंपनीज क्या हो चुकी है, तो एमलगमेट हो गई है, यानी कि यूनाइटेड हो गई है, एक ही बन चुकी है। या फिर एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक शेफ है जो कि इंडियन और इटालियन कुकिंग स्टाइल्स को जो है वो मिक्स करके एक नया फ्यूजन मेन्यू बना देता है। तो उसने क्या किया है, तो इंडियन और इटालियन दोनों स्टाइल्स का फ्यूजन बनाया है, मिक्स किया है, दोनों स्टाइल्स को जोड़ा है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, एमलगमेट करना कहेंगे। यानी कि याद रखने की ट्रिक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यानी कि सबको मर्ज करके एक बना देना, या फिर मतलब कि मर्ज कंप्लीटली। एमलगमेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को टोटली मर्ज कर देना और एक नई चीज़ बनाना, दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक बना देना, तो उसे हम कहते हैं एमलगमेट। जैसे कि उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें पढ़कर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि एमलगमेट होता क्या है और कैसे हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं द टू क्लब्स एमलगमेटेड लास्ट ईयर, मतलब कि दोनों क्लब्स ने मिलकर एक क्लब नया बना लिया, यानी कि दोनों ने, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अब क्या हो गई, दोनों एक हो गई, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द कंपनी डिसाइडेड टू एमलगमेट इट्स ब्रांचेस, यानी कि कंपनी ने अपनी ब्रांचेस को एक सिस्टम में मिला दिया, यानी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो है वो मतलब कि अपनी ब्रांचेस को मिला देंगी या फिर जोड़ देंगी, यानी कि सब ब्रांचेस को कंबाइन करके एक मैनेजमेंट बना दिया गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या फिर हम कहेंगे डिफरेंट कल्चर्स कैन एमलगमेट पीसफुली, मतलब कि अलग अलग कल्चर्स एक साथ मिलकर रह सकते हैं, सब अपनी अपनी पहचान के साथ एक यूनाइटेड सोसाइटी बना सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। हमारे इंडिया में आपको हर तरीके के कल्चर के हर जगह पर लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कल्चर का लोग मतलब कि इंसान ही यहाँ पर रह रहा है, बल्कि हर तरीके के कल्चर जो है वो मिक्स तरीके से रहते हैं। कोई मतलब कि मारवाड़ी है, कोई मतलब मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया है, तो डिफरेंट कल्चर्स हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में क्या हुए हैं, तो एमलगमेट हुए हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। दोस्तों ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि एमलगमेट का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को, लोग हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उनको मिलाकर एक यूनिटी बना देना। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, एमलगमेट करना हम उसे कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मर्ज, कंबाइन या फिर यूनाइट।
सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, मर्ज आता है। मर्ज का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का एक हो जाना या फिर एक कर दिया जाना, एक कर देना बेसिकली, तो उसे हम मर्ज कहते हैं। मर्ज जो है वो सबसे कॉमन वर्ड है, जबकि एमलगमेट ज़्यादा फॉर्मल है और कंप्लीट यूनियन को हाईलाइट करता है। इस तरीके से आपको जो है वो मतलब कि मर्ज और हमारा जो मेन वर्ड है एमलगमेट, इसके बीच का भी डिफरेंस समझते हुए चलना है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा वर्ड हम किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड आता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। कंबाइन में जो है वो सिर्फ जोड़ने का सेंस ज़रूरी है, ठीक है। कंबाइन अगर आपको समझना है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें कुछ तो जुड़ रहा है, जबकि एमलगमेट में एक यूनिटी होती है या फिर एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है कि किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ लाना, उनमें एकता बनाना। दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। यूनाइट जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए या फिर ग्रुप्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जब मतलब कि बहुत सारे लोग एक जगह पर आते हैं, उनमें एकता बनती है, एक साथ वो काम करना चाहते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं कि लोग जो है वो यूनाइट हो चुके हैं। ओके, इस तरीके से। जबकि एमलगमेट में क्या है, तो एमलगमेट ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, कंपनीज के लिए यूज़ हो सकता है, सिस्टम अगर यूनिट हो रहे हैं तो उसके लिए यूज़ हो सकता है, आइडियाज़, मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो एमलगमेट यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम्स में हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं, मर्ज, कंबाइन या फिर यूनाइट। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, सेपरेट, डिवाइड या फिर स्प्लिट। दोस्तों सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना, ये एमलगमेट का डायरेक्ट अपोजिट है। इसके बाद हमारा वर्ड आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है एक चीज़ को हिस्सों में बांट देना। ओके, मतलब कि क्या होता है कि कोई एक चीज़ है, उसे जो है वो आप टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइड करना कहेंगे। एमलगमेट किसी चीज़ को एक बनाता है, जबकि डिवाइड एक ही चीज़ को कई पार्ट्स में तोड़ देता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तीसरा वर्ड है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलग हो जाना या फिर अलग कर दिया जाना, अलग कर देना। स्प्लिट में जो है वो यूनिटी क्या होती है, एकता क्या होती है, तो टूट जाती है, जबकि एमलगमेट में यूनिटी बनती है। तो इस तरीके से भी जो है वो मतलब कि आपको डिफरेंस समझते हुए चलना है कि कौन कौन से डिफरेंसेस जो है वो हमारे मेन वर्ड और इन सारे वर्ड्स के बीच में आते हैं, जिस तरीके से हम जो है वो मतलब कि इनका ध्यान रख के सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे हमारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पर हमने सेपरेट, डिवाइड और स्प्लिट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टू कंपनीज अमलगमेटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि दो कंपनीज ने अपना अलग अलग बिजनेस चलाने के बजाय एक साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी बना ली, यानी कि वो दोनों कंपनी आपस में जुड़ गई, एक मतलब कि मर्ज हो गई, उनकी यूनिटी बन गई, ताकि वो ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके और अपना बिजनेस और बड़ा कर सके। यहाँ पर एमलगमेटेड का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप करना नहीं है, बल्कि प्रॉपरली मर्ज होकर एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस तरीके का मीनिंग कन्वे कर रहा है। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो एमलगमेट अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बैफल। दोस्तों बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, उलझन में डाल देना, भ्रमित कर देना, समझ के बाहर कर देना या फिर चकरा देना। यानी कि बैफल का मतलब होता है कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा कंफ्यूज या फिर पजल्ड कर देना कि उसे समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है और किसी प्रॉब्लम से उसे कैसे निकलना है, कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। इस तरीके से यानी कि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतनी ज़्यादा अजीब यानी कि स्ट्रेंज, यानी कि या फिर इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद से बाहर हो कि इंसान उसका आंसर या फिर सोल्यूशन समझ ना पाए, तो उसी सिचुएशन को हम बैफल कहते हैं। इस वर्ड में जो है वो सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होती है, बल्कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इंसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे आगे क्या करना चाहिए इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए। बैफल का जो यूज़ है वो ज़्यादातर पजल्स के लिए हम कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो है वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, पजल्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, तब भी हम जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम सोच में पड़ जाते हैं इस तरीके से, तो हम पजल्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यानी कि ऐसे जब सवाल आते हैं हमारे सामने जो हमारे लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हल करना, तो उनके लिए भी हम जो है वो बैफल का यूज़ कर सकते हैं, तब भी हम जब कंफ्यूज होते हैं उस सेंस में। मिस्टीरियस इंसिडेंट यानी कि ऐसी घटनाएं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, जो बहुत ही रहस्यमयी है, जिन्हें आप जो है वो अच्छी तरीके से जो डिकोड ना कर पाओ कि ये इंसिडेंट किस तरीके से हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, तो तब भी आप जो है वो क्या होते हो, तो बैफल होते हो। या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर यानी कि किसी के उम्मीद के मतलब कि किसी का उम्मीद से बाहर रवैया होना, जैसा मतलब कि बिहेवियर आपने किसी इंसान का देखा ना हो, उस तरीके से अगर कोई बिहेव करता है तो तब भी आप जो है वो बैफल का यूज़ कर सकते हो। या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस यानी कि ऐसी सिचुएशंस जो आपको समझ ना आए, बहुत ही मतलब कि उलझन वाली सिचुएशंस हो, तो उस सेंस में भी जब आप मतलब कि कंफ्यूज होते हो, तब भी आप बैफल का यूज़ कर सकते हो। यानी कि इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है
कि बैफल का मतलब सिर्फ कंफ्यूज होना नहीं होता है। कंफ्यूज होना क्या होता है कि किसी को उलझन में डाल देना, बल्कि बैफल जो है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होना होता है कि इंसान बिल्कुल समझ ही ना पाए या फिर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, उसके पास कोई रास्ता ना हो। यानी कि बैफल ये जो वर्ड है ये कन्फ्यूजन का एक्सट्रीम लेवल वर्ड है, कन्फ्यूजन का लेवल इसमें ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। सोचो एक टीचर है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट मैथ का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिखती है। पूरी क्लास जो है वो उस क्वेश्चन को देखकर सोचती रह जाती है कि कैसे सॉल्व करना है। किसी को समझ ही नहीं आता कि मतलब कि क्वेश्चन को मतलब कि सॉल्व कैसे किया जाए, इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो वो जो क्वेश्चन है वो सबको क्या कर रहा है, तो बैफल कर रहा है, सबको उलझन में डाल रहा है, मतलब कि सबको क्या कर रहा है, तो कंफ्यूज कर रहा है इस तरीके से। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि एक मैजिशियन है, एक जादूगर है जो कि स्टेज पर जो है वो ऐसी ट्रिक दिखाता है, ऐसा कोई जादू दिखाता है जो किसी को समझ नहीं आता। तो यानी कि सब लोग क्या हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। तो मैजिशियन ने क्या किया है, तो ऑडियंस को बैफल किया है, कंफ्यूज किया है, हैरान किया है, सरप्राइज किया है इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि कोई पुलिस केस है, पुलिस जो है वो एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सारे जो सबूत है वो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। यानी कि एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्रिमिनल कौन है, कोई लिंक ही नहीं बन रही उनके बीच में। तो ये जो केस है वो पुलिस को क्या कर रहा है, तो बैफल कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। इस तरीके से आप समझ पाओगे कि बैफल यानी क्या होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारा ब्रेन फेल हो जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आता, उसे हम जो है वो बैफल होना कहते हैं। बैफल मतलब होता है इतना कंफ्यूज कर देना कि दिमाग काम करना ही बंद हो जाए, तो उसे हम कहेंगे बैफल करना। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम समझकर जो है वो इस वर्ड को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है द पजल बैफल्ड मी, मतलब कि उस पजल ने मुझे बुरी तरीके से मतलब कि क्या किया, तो उलझन में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया, यानी कि मुझे उसका आंसर समझ नहीं आया। इस तरीके से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे हिज स्ट्रेंज बिहेवियर बैफल्ड एवरीवन, मतलब कि उसका जो अजीब बिहेवियर है उसने क्या किया, सबको हैरान कर दिया, उलझन में डाल दिया कि आज ये ऐसा मतलब कि इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, यानी कि किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। या फिर द क्वेश्चन कंप्लीटली बैफल द स्टूडेंट्स, मतलब कि उस क्वेश्चन ने स्टूडेंट को बिल्कुल मतलब कि पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया, यानी कि किसी को भी उसका सोल्यूशन समझ नहीं आया इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि बैफल का मतलब होता है किसी को इतना ज़्यादा कंफ्यूज, किसी को इतना ज़्यादा पजल या फिर हैरान कर देना कि वो समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बैफल कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कंफ्यूज, परप्लेक्स या फिर पजल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब होता है किसी को उलझन में डाल देना, किसी को मतलब कि भ्रमित करना। कंफ्यूज एक जनरल वर्ड है, जबकि बैफल में कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान बिल्कुल मतलब कि समझ ही नहीं पाता, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। आपको मैंने पहले ही बताया था कि बैफल का मतलब सिर्फ कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि कंफ्यूज जो है वो एक नॉर्मल मतलब कि आप जिसमें कुछ समझ नहीं पाते हो इस तरीके की कंडीशन होती है, जनरल वर्ड है कंफ्यूज। जबकि बैफल में जो है वो कंफ्यूजन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है कि आपको सिचुएशन भी समझ नहीं आती है और सोल्यूशन क्या है वो भी पता नहीं चलता। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूज जनरल वर्ड है और बैफल जो है वो एक्सट्रीम लेवल वाला वर्ड है। दूसरा हमारा वर्ड आता है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है किसी को गहरी उलझन में डाल देना, किसी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देना। परप्लेक्स और जो बैफल है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी सिमिलर है। लेकिन बैफल में जो है वो सरप्राइज होना और इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज़ को समझ नहीं पाना, इसकी फीलिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है पजल। पजल का मतलब होता है किसी को सोचने पर मजबूर कर देना या फिर कंफ्यूज कर देना। पजल अक्सर क्या है कि किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए, किसी मिस्टीरियस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि बैफल किसी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन या फिर हम बिहेवियर, यानी कि इंसान का जो बदला बदला सा बिहेवियर होता है कभी जो हमें समझ नहीं आता, उसके लिए भी हम जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे सिनोनिम्स जो है वो ध्यान रखने हैं, जहाँ पर हमने कन्फ्यूज, परप्लेक्स और पजल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम एंटोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन या फिर एनलाइटन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी बात को क्लियर कर देना, ये बैफल का डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी बात को समझाना।
एक्सप्लेन कन्फ्यूजन को क्या करता है, दूर करता है, जबकि बैफल कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है किसी को ज्ञान या फिर अंडरस्टैंडिंग देना, ठीक है। एनलाइटन से इंसान को जो है वो बात अच्छे से समझ आती है, जबकि बैफल में इंसान और भी ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। इस तरीके से आपको ये जो सारे एंटोनिम्स है ये भी ध्यान रखने हैं, जहाँ पर हमने क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और एनलाइटन जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, द मिस्टीरियस केस बैफल द पुलिस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो केस इतना ज़्यादा अजीब, मिस्टीरियस था कि पुलिस उसका सोल्यूशन या फिर सच्चाई समझ ही नहीं पा रही थी। पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें तुरंत कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। यहाँ पर बैफल्ड का मतलब है पुलिस को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज और हैरान कर देना कि उनके लिए केस को समझना मुश्किल हो जाए। यानी कि पुलिस क्या हो चुकी थी, तो पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो चुकी थी, हैरान हो चुकी थी, भ्रमित हो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस केस को जो है वो सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरीके से हम जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में इस वर्ड का यानी कि बैफल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से समझ आया है। दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैलिबर। दोस्तों कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, स्तर, गुणवत्ता, काबिलियत या फिर दर्जा। यानी कि कैलिबर का मतलब होता है कि किसी इंसान, किसी चीज़ या फिर काम या फिर ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी, एबिलिटी या फिर स्टैंडर्ड। यानी कि किसी की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना टैलेंटेड है, या फिर किसी चीज़ का लेवल कितना ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम जो है वो कैलिबर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं समवन इज़ हाई कैलिबर सॉरी, तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किल्ड है और हाई क्वालिटी है, ठीक है। अगर हम इस तरीके से कहते हैं, किसी के काम के बारे में अगर तारीफ करते हैं कि इट इज़ ऑफ पुअर कैलिबर, तो इसका मतलब है कि उस काम की क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ही पुअर है। ओके, तो ये जो वर्ड है वो सिर्फ हम लोगों के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लोगों की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम जो है वो मतलब कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, लीडर्स, बुक्स की क्वालिटीज़ भी हो सकती है, मूवी की क्वालिटी कैसी है वो भी हम दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ को बताने के लिए, इनकी योग्यता बताने के लिए, इनकी क्षमता बताने के लिए हम जो है वो कैलिबर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको कि कैलिबर का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता है, क्योंकि टैलेंट जो है वो हमारी नेचुरल एबिलिटी हो सकती है, बल्कि कैलिबर जो है वो किसी की ओवरऑल क्वालिटी, कैपेबिलिटी या फिर स्टैंडर्ड होता है। यानी कि कैलिबर में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि स्किल्स होती है, परफॉर्मेंस होता है, नॉलेज होती है, क्वालिटी होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है तो इंक्लूड होती है। जैसे कि इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि दो टीचर्स है, पहला जो टीचर है वो सिर्फ बुक पढ़कर जो है वो ऐसे ही पढ़ा देता है, और दूसरा जो टीचर है वो एग्जांपल्स देता है, एक्टिविटीज़ देता है, प्रैक्टिकल मेथड्स बताता है। तो इससे क्या होता है तो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आता है, सारे स्टूडेंट जो है वो दूसरे वाले टीचर की तारीफ करते हैं। तो दूसरा टीचर कैसा है, हाई कैलिबर का टीचर है, इस तरीके से हम कह पाएंगे। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि इंटरव्यू ले रही है, उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन वो जो कंपनी है सिर्फ उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है जो स्किल्स में अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज अच्छा है, जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वो जो कंपनी है वो क्या कर रही है तो हाई कैलिबर कैंडिडेट्स को ढूंढ रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर अगर आपको तीसरा एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए कि दो मोबाइल फ़ोन्स है, एक की जो क्वालिटी है, कैमरा है, परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है, और दूसरे की जो क्वालिटी है वो कैसी है, एवरेज है, उसमें अच्छे से जो है वो इतना कुछ अच्छा चल नहीं पाता, हैंग होता है बार बार, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो पहला फ़ोन जो है वो हाई कैलिबर का प्रोडक्ट है, इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कैलिबर का मतलब होता है किसी इंसान या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी, एबिलिटी या फिर स्टैंडर्ड, तो उसे हम कहते हैं कैलिबर। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको ये जो वर्ड है वो और भी आसानी से समझ आ सकता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी इज़ अ टीचर ऑफ हाई कैलिबर, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड टीचर है, यानी कि उसकी टीचिंग क्वालिटी और स्किल्स कैसी है तो बहुत ही अच्छी है, हाई कैलिबर वाली टीचर है वो। या फिर हम कहेंगे द कंपनी हायर्ड कैंडिडेट्स ऑफ हाई कैलिबर, मतलब कि कंपनी ने बहुत ही केपेबल कैंडिडेट्स को जॉब दी, सिर्फ स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग ही सिलेक्ट हुए, यानी कि हाई कैलिबर वाले जो लोग हैं उनको सिलेक्ट किया कंपनी ने। या फिर हम कहेंगे वी नीड अ प्लेयर ऑफ दिस कैलिबर, मतलब कि हमें इसी लेवल का प्लेयर चाहिए, यानी कि इस लेवल का जो प्लेयर है वो ढूंढ कर लाओ, यानी कि टीम को हाईली स्किल्ड प्लेयर की ज़रूरत थी। इस तरीके से आपको समझना है कि कैलिबर का मतलब होता है किसी इंसान, किसी चीज़, काम की क्वालिटी, कैपेबिलिटी, स्किल या फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड, तो उसे हम कहेंगे कैलिबर। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीन वर्ड्स हैं, क्वालिटी, कैपेबिलिटी या फिर स्टैंडर्ड। क्वालिटी का क्या मतलब होता है
क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का ओवरऑल स्टैंडर्ड या फिर उसका एक्सीलेंस, उसका दर्जा कैसा है, उसे हम कहेंगे क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड को बताता है, जबकि कैलिबर अक्सर किसी इंसान की एबिलिटी या फिर किसी चीज़ का हाई स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या है उस चीज़ का, उसको एम्फेसाइज करता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता या फिर एबिलिटी, यानी कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी एबिलिटी कितनी है, उसे हम कैपेबिलिटी कहते हैं। कैपेबिलिटी सिर्फ एबिलिटी पर फोकस करता है, हमारी क्षमता पर फोकस करता है, जबकि कैलिबर जो है वो एबिलिटी के साथ ही साथ ओवरऑल क्वालिटी और स्टैंडर्ड को भी दिखाता है। इस तरीके से ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्वालिटी का लेवल या फिर बेंचमार्क। स्टैंडर्ड किसी चीज़ के लेवल को बताता है, जबकि कैलिबर अक्सर उस लेवल की एक्सीलेंस या फिर कॉम्पिटेंस को हाईलाइट करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, इनकॉम्पिटेंस, इन्फेरियोरिटी या फिर मीडियोक्रिटी। दोस्तों इनकॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है, क्षमता की कमी या फिर अयोग्यता, यानी कि जो इंसान किसी चीज़ के लायक नहीं है, कोई काम करने के लायक नहीं है या फिर वो इतना योग्य नहीं है, उसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो उससे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पिटेंस है, कि वो मतलब कि काम नहीं कर सकता, वो उस लायक नहीं है या फिर उसके पास स्किल्स नहीं है, तो उसे हम इनकॉम्पिटेंस कहेंगे। ये हाई कैलिबर के अपोजिट आइडिया को दिखाता है बेसिकली। दूसरा हमारा वर्ड है इन्फेरियोरिटी। इन्फेरियोरिटी का मतलब होता है निचला दर्जा या फिर कम क्वालिटी, जिस चीज़ में जो है वो क्वालिटी कम होती है, जिसका दर्जा कम होता है, तो उसे हम इन्फेरियोरिटी कहते हैं। कैलिबर जो है वो हाई क्वालिटी या फिर हाई स्टैंडर्ड को दिखाता है, जबकि इन्फेरियोरिटी लो क्वालिटी या फिर लो स्टैंडर्ड को दिखाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है मीडियोक्रिटी। दोस्तों मीडियोक्रिटी का मतलब होता है एवरेज, ऑर्डिनरी क्वालिटी, औसत दर्जे का जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो इतना कोई खास नहीं है, नॉर्मल सा है, एवरेज है, तो उसे मीडियोक्रिटी कहते हैं। कैलिबर जो है वो अक्सर एक्सीलेंस या फिर कैपेबिलिटी को दिखाता है कि किसी इंसान की जो है वो क्षमता क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके पास स्किल्स क्या है, इन सारी चीज़ों की बात कैलिबर करता है। लेकिन जबकि मीडियोक्रिटी जो है वो एवरेज और खास ना होने वाली क्वालिटी को दिखाता है, यानी कि जब इंसान में कोई खास क्वालिटीज़ नहीं होती है, एवरेज है, बिल्कुल ऑर्डिनरी है, बैनल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियोक्रिटी हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने इनकॉम्पिटेंस, इन्फीरियोरिटी या फिर मीडियोक्रिटी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी हायर्स पीपल ऑफ हाई कैलिबर। इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी सिर्फ उन लोगों को जॉब देती है जिनकी स्किल्स, जिनकी नॉलेज, जिनका एक्सपीरियंस और ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि कंपनी एवरेज कैंडिडेट के बजाय हाईली कैपेबल और टैलेंटेड लोगों को प्रीफर करती है। यहाँ पर हाई कैलिबर का मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी होना, बहुत ही अच्छी एबिलिटी होना और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वाले लोग होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई कैलिबर उसे कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैलिबर यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एम्बियंस। दोस्तों एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण, माहौल, परिवेश, आसपास का हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुखद माहौल या फिर वातावरण का एहसास, एक्सपीरियंस, उसे हम क्या कहेंगे, एम्बियंस हम उसे कहेंगे। एम्बियंस का मतलब होता है किसी जगह का ओवरऑल एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट या फिर फीलिंग जो वहाँ पर जाने पर आपको महसूस होती है, यानी कि जब तुम किसी प्लेस पर जाते हो और वहाँ की जो लाइटिंग्स है, वहाँ की डेकोरेशन, म्यूजिक, वहाँ की साफ सफाई, स्मेल, वहाँ के कलर्स, ओवरऑल इन्वायरमेंट मिलकर जो फीलिंग आपके लिए क्रिएट करते हैं ना, उसे हम एम्बियंस कहते हैं। एम्बियंस दोस्तों सिर्फ जगह को देखने की बात नहीं करता, बल्कि उस जगह का मूड और एक्सपीरियंस भी बताता है। ये जो वर्ड है वो हम ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो होटल्स के लिए यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैफ़े, स्कूल्स, ऑफिसेज, हमारा जो घर है वो, पार्क, शॉपिंग मॉल्स और भी किसी भी प्लेस के लिए, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो एम्बियंस का यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एम्बियंस का मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं होता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है आसपास का हमारा फिजिकल सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट। ओके, एम्बियंस का मतलब होता है किसी जगह का ओवरऑल मूड, फीलिंग और एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती है उनके वजह से जो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें आता है, एक अच्छा हमारा मूड क्रिएट होता है, उसे ज़रूर हम एम्बियंस कहते हैं। यानी एम्बियंस में सिर्फ जगह नहीं बल्कि उस जगह का एक्सपीरियंस और फीलिंग भी मैटर करती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। सोचो तुम 2 रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हो, यानी कि 2 रेस्टोरेंट में तुम जाते हो। पहला रेस्टोरेंट जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ शोर है, लाइटिंग्स बहुत ही ब्राइट है, जगह थोड़ी सी गंदी सी है। दूसरे रेस्टोरेंट में हल्की सी म्यूज़िक चल रही है, लाइट्स एकदम सॉफ्ट है, डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है, सब कुछ क्लीन है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है।
तुम जो है वो मतलब कि दूसरे रेस्टोरेंट में जब बैठते हो तो तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होता है। तो उस रेस्टोरेंट की जो एम्बियंस है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि तुम्हारे आसपास का जो माहौल है, आसपास की जो चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छा फील करवा रही है, वो क्या है? तो एम्बियंस है। और एम्बियंस क्या है? तो वहाँ की बहुत ही अच्छी है। इस तरीके से आप कह पाओगे। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत ही बिल्कुल शांति है, सब लोग धीरे से बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, जगह एकदम साफ है, पढ़ने के लिए परफेक्ट माहौल है, परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। तो लाइब्रेरी की जो एम्बियंस है वो कैसी है? स्टडी के लिए बहुत ही अच्छी है। एम्बियंस यानी कि लाइब्रेरी के आसपास की जो चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर जो आपको महसूस अच्छा करवा रही है, वो सारी चीज़ें। या फिर तीसरा एग्जाम्पल है कि दिवाली के दिन जो है वो घर में लाइट्स लगी हुई है, फूलों का डेकोरेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि खाने पीने की चीज़ें बनी है, मिठाई की खुशबू आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखकर क्या होते हैं, लोग खुश होते हैं, हमें अच्छा फील होता है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है आसपास का वो हमें अच्छा फील करवाता है। तो घर की जो फेस्टिव एम्बियंस है वो कैसी है? तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरीके से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी जगह का ओवरऑल एटमॉस्फेयर या फिर फीलिंग जो आपको अच्छा फील कराए, तो उसे हम एम्बियंस कहते हैं। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द कैफ़े हैज़ अ रिलैक्सिंग एम्बियंस, यानी कि कैफ़े का जो माहौल है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। वहाँ का एटमॉस्फेयर लोगों को क्या करता है? रिलैक्स करता है, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे आई लव द एम्बियंस ऑफ द होटल, मतलब कि मुझे होटल का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। डेकोरेशन अच्छी है, लाइटिंग अच्छी है, इन्वायरमेंट सब बहुत ही अच्छा फील करवा रहा है। तो होटल की एम्बियंस कैसी है? तो बहुत ही अच्छी है। या फिर हम कहेंगे द सॉफ्ट म्यूजिक इम्प्रूव द एम्बियंस, मतलब कि हल्की सी म्यूजिक ने पूरे माहौल को क्या कर दिया? बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया, बहुत ही खूबसूरत बना दिया। यानी कि म्यूजिक की वजह से जगह का जो मूड है वो और भी ज़्यादा प्लेजेंट हो गया, और भी ज़्यादा सुहावना हो गया। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एम्बियंस का मतलब होता है किसी जगह का ओवरऑल एटमॉस्फेयर, उस जगह का मूड, या फिर उस जगह की फीलिंग जो उस जगह को या फिर उस जगह के एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एम्बियंस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट या फिर सेटिंग। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है किसी जगह का माहौल या फिर उस जगह की फीलिंग। एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे कॉमन वर्ड है, जबकि एम्बियंस जो है वो ज़्यादा स्टाइलिश और प्लेजेंट फीलिंग को एम्फेसाइज करता है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में या फिर होटल्स या फिर होम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मतलब कि एम्बियंस का यूज़ करते हैं। जबकि एटमॉस्फेयर क्या है? तो कॉमन वर्ड है, कहीं भी यूज़ करते हैं हम। इन्वायरमेंट हमारा दूसरा वर्ड है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग या फिर हमारे आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट। ओके, उस तरीके से हम क्या कहेंगे? उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। इन्वायरमेंट जो है वो फिजिकल सराउंडिंग्स को भी बताता है, जबकि एम्बियंस उन सराउंडिंग से पैदा होने वाली फीलिंग और मूड को हाईलाइट करता है। इन्वायरमेंट में आप जो है वो चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास कोई टेबल पड़ी है, पेन पड़ा है, बुक पड़ा है, या फिर मतलब कि कमरा है, वॉल्स है, तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास का इन्वायरमेंट है। नेचर में हो तो झाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स है, तो ये सब आपके आसपास का क्या है? इन्वायरमेंट है। जबकि एम्बियंस क्या है? कि आपको उस चीज़ से कुछ अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वो एम्बियंस है। वो सिर्फ मतलब कि आसपास की चीज़ें नहीं है। तीसरा हमारा वर्ड आता है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है किसी जगह का अरेंजमेंट या फिर उसका बैकग्राउंड। ओके, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, बस अरेंजमेंट है, किसी तरीके की अरेंजमेंट है, बैकग्राउंड है। सेटिंग जो है वो जगह के फिजिकल अरेंजमेंट पर फोकस करता है, जबकि एम्बियंस उस अरेंजमेंट से क्रिएट होने वाली फीलिंग को बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पर अगर फूलों का डेकोरेशन है, फ्लावर्स का डेकोरेशन है, तो वो फूल जो है, वो जो फ्लावर्स है, वो क्या है? सेटिंग है। लेकिन अगर आपको उन फूलों की वजह से अच्छा फील हो रहा है, आपको उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको प्लेजेंट फील हो रहा है, तो वो आपकी एम्बियंस है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेटिंग क्या होता है। तो ये सारे हमारे क्या थे? तो सिनोनिम्स थे, जहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा या फिर सेटिंग पढ़ा। अब हमारे एंटोनिम की तरफ आते हैं। तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, डिस्कम्फर्ट, अनप्लेजेंटनेस या फिर हार्शनेस। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? डिस्कम्फर्ट, यानी कि इसका मतलब होता है बेचैनी या फिर असुविधा का एहसास, यानी कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो उसे हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। अच्छी एम्बियंस कंफर्ट और प्लेजेंट फीलिंग देती है, यानी कि जहाँ पर एम्बियंस अच्छी होती है वहाँ पर हमें क्या होता है? तो अच्छा फील होता है, प्लेजेंट फील होता है। जबकि डिस्कम्फर्ट उसका अपोजिट एक्सपीरियंस है, यानी कि हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, तो उसे हम कहेंगे डिस्कम्फर्ट। अनप्लेजेंट दूसरा वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है बुरा या फिर बहुत ही बुरा माहौल, अनप्लेजेंट माहौल, उसे हम कहेंगे अनप्लेजेंटनेस। एम्बियंस अक्सर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए यूज होता है, जबकि अनप्लेजेंटनेस नेगेटिव फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। तीसरा हमारा वर्ड है हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब होता है कठोर या फिर अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। एम्बियंस में जो वार्मथ होती है,
एम्बियंस में क्या होती है, वार्मथ होती है, अच्छा लगना होता है, जबकि हार्शनेस में रफनेस होती है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्शनेस हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है जहाँ पर हमने डिस्कम्फर्ट, अनप्लेजेंटनेस या फिर हार्शनेस जैसे वर्ड्स को हमने डिस्क्राइब किया है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, द रेस्टोरेंट्स एम्बियंस मेड एवरीवन फील कंफर्टेबल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि रेस्टोरेंट का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ आने वाले सब लोग कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करने लगे थे। अच्छी लाइटिंग्स थी, सुंदर डेकोरेशन था, हल्की सी म्यूजिक थी, क्लीन एनवायरनमेंट ने मिलकर क्या किया, तो एक प्लेजेंट फीलिंग मतलब कि क्रिएट की। यहाँ पर एम्बियंस का मतलब है रेस्टोरेंट का ओवरऑल मूड या फिर ओवरऑल एटमॉस्फेयर, जिसने सबका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेहतर बना दिया, बेटर बना दिया बेसिकली। इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि एम्बियंस यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है केओस। दोस्तों केओस इसे प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था, अफरा तफरी, अस्त व्यस्त स्थिति, हंगामा, पूरी तरीके से बिखरी हुई स्थिति, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे केओस। केओस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, हर तरफ कन्फ्यूजन है, डिसऑर्डर है, अफरा तफरी है, तो उसे हम केओस कहते हैं। यानी कि जब लोग, चीज़ें या फिर इवेंट्स इतने ज़्यादा बिखर जाएं कि कुछ भी प्रॉपरली कंट्रोल में ना हो, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे केओस। इस वर्ड का यूज़ सिर्फ फिजिकल मेस के लिए ही नहीं बल्कि ट्रैफिक के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, मार्केट, इवेंट्स, इमरजेंसी सिचुएशंस और लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। केओस में लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि क्या करना है और हो क्या रहा है, क्योंकि सब कुछ एक साथ और बिना किसी ऑर्डर के हो रहा होता है। यानी कि कोई मतलब कि कंट्रोल नहीं होता किसी पर, अफरा तफरी मच जाती है, तो उसे हम केओस कहते हैं। यानी कि केओस में जो है वो डिसऑर्डर होता है। यानी कि केओस में क्या होता है, एक तरीके से जो है वो मतलब कि डिस्टर्बेंस होती है, लोगों के बीच डिस्टर्बेंस होती है, तो उसे हम जो है वो केओस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि सोचो एक कोई स्कूल है जहाँ की बेल बज जाती है और सभी स्टूडेंट जो है वो मतलब कि एक साथ घर जाने के लिए गेट के बाहर मतलब कि भागने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है, टीचर्स भी उन्हें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हर तरफ शोर और अफरा तफरी जो है वो मच जाती है। तो ये क्या है, ये सिचुएशन है केओस। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर मान लीजिए कि एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, लोग जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, कहाँ पर जाए। तो मॉल में क्या हो चुका है, तो क्योस फैल चुका है। या फिर एक सिटी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती है, लोग लेट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो पूरे सिटी में क्या है, तो ट्रैफिक क्योस हो गया। इस तरीके से आपको समझना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो, पूरी तरीके से जो है वो अफरा तफरी मच जाए, अव्यवस्था यानी कि ऑर्डर ना हो, या फिर डिसऑर्डर की सिचुएशन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, केओस हम उसे कहेंगे। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द एक्सीडेंट कॉज्ड केओस ऑन द रोड, मतलब कि एक्सीडेंट की वजह से रोड पर अफरा तफरी मच गई, ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया और सब लोग जो है वो परेशान हो गए। या फिर हम कहेंगे द क्लासरूम वॉज इन केओस, मतलब कि क्लासरूम में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, सब स्टूडेंट शोर मचा रहे थे और कोई ऑर्डर नहीं था, यानी कि कोई व्यवस्था नहीं थी। या फिर हम कहेंगे हैवी रेन क्रिएटेड केओस इन द सिटी, मतलब कि तेज़ बारिश की वजह से सिटी में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, यानी कि अफरा तफरी मच गई, ट्रैफिक, वाटर लॉगिंग या फिर डिलेज की वजह से सब कुछ क्या हो गया, तो डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि केओस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पूरी तरीके से डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन और अफरा तफरी हो और किसी चीज़ पर भी प्रॉपर कंट्रोल ना हो, तो उसे हम कहेंगे केओस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन या फिर टर्मोइल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था का ना होना, ऑर्डर का ना होना, यानी कि अव्यवस्था होना। डिसऑर्डर एक जनरल वर्ड है, जबकि केओस में डिसऑर्डर का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हो जाता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन या फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग का ना होना। कन्फ्यूजन सिर्फ समझने की प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि केओस में पूरी सिचुएशन ही डिसऑर्गेनाइज या फिर अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसे हम कन्फ्यूजन कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है तेज डिस्टर्बेंस, अफरा तफरी या फिर इमोशनल या फिर सोशल अनरेस्ट, उसे हम कहते हैं टर्मोइल। टर्मोइल अक्सर इमोशनल हो सकता है, पॉलिटिकल या फिर सोशल डिस्टर्बेंस के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि केओस किसी भी तरीके के कंप्लीट डिसऑर्डर वाली सिचुएशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस भी आपको समझने हैं। अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की तरफ आए, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर हार्मनी। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पर व्यवस्था होती है, जहाँ पर डिसिप्लिन, यानी कि क्या होता है, तो जहाँ पर मतलब कि डिसिप्लिन होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑर्डर।
ये जो है वो केओस का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ प्लान्ड और वेल मैनेज होता है, जबकि केओस में सब कुछ बिखरा हुआ और अनकंट्रोल होता है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन केओस में होती है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो सब कुछ प्लान्ड होता है, सब कुछ वेल मैनेज होता है। या फिर तीसरा हमारा वर्ड आता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है समन्वय, शांति, बैलेंस की स्थिति, सौहार्द की भावना, एक तरीके से जो है वो भाईचारा जिसे हम कह सकते हैं, आपस में मेल मिलाप होना। हार्मनी में सब कुछ स्मूथली और पीसफुली चलता है, क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, ठीक है। जबकि केओस में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर हार्मनी, इन तीनों वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द सडन स्टॉर्म कॉज्ड केओस इन द टाउन। इस सेंटेंस का मतलब है कि अचानक आई तेज आंधी और तूफान की वजह से पूरे टाउन में, यानी कि पूरे जो सिटी में या फिर कोई शहर समझ सकते हैं, उसमें अफरा तफरी और डिसऑर्डर फैल गया। रोड जो है वो ब्लॉक हो गई, बिजली चली गई, लोग इधर उधर भागने लगे होंगे, या फिर नॉर्मल लाइफ जो है वो मतलब कि डिस्टर्ब हो चुकी होंगी। यानी कि केओस का मतलब है ऐसे सिचुएशन जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया और हर तरफ कन्फ्यूजन और अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डर फैल गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रखना है आपको कि यानी कि केओस यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बाइफरकेट। दोस्तों बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बांटना, दो शाखाओं में विभाजित करना, दो हिस्सों में बट जाना या फिर दो दिशाओं में अलग हो जाना। बाइफरकेट का मतलब होता है किसी एक चीज़ का दो अलग अलग हिस्सों में, ब्रांचेस में या फिर डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाना या फिर डिवाइड कर दिया जाना। यानी कि जब कोई रोड, कोई नदी, कोई ट्री ब्रांच, कोई प्रोसेस, कोई आइडिया, कोई सिस्टम एक पॉइंट से दो अलग पाथ में बांटे जाएं, तब उस सिचुएशन को हम बाइफरकेट करना कहते हैं। इस वर्ड का यूज़ तब होता है जब कोई स्पेशली दो पार्ट्स में बांटा जाता है, यानी कि कोई चीज़ जब स्पेशली दो ही पार्ट्स में बांटी जाती है। अगर तीन या फिर चार पार्ट्स में कोई चीज़ बट रही है तो नॉर्मली उसे बाइफरकेट हम नहीं कहते हैं। यानी कि बाइफरकेट का मतलब सिर्फ डिवाइड करना नहीं होता है। डिवाइड करना क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कितने भी नंबर्स में, कितने भी पार्ट्स में बांट दो, उसे हम डिवाइड कह सकते हैं। लेकिन बाइफरकेट में किसी चीज़ को सिर्फ दो ही पार्ट्स या फिर दो ही ब्रांचेस में बांटा जाता है, ठीक है। यानी कि हर बाइफरकेशन एक डिवीजन है। यानी कि बाइफरकेशन क्या है कि एक तरीके का डिवीजन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डिवीजन बाइफरकेशन ही हो, क्योंकि डिवीजन में कितने भी हम जो है वो मतलब कि ब्रांचेज में किसी भी चीज़ को बांट सकते हैं, लेकिन बाइफरकेशन में सिर्फ दो ही ब्रांचेज में हम जो है वो चीज़ों को बांट सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचो कि तुम एक लंबी रोड पर जा रहे हो, थोड़ी देर दूर जाने के बाद वो जो रोड है वो दो अलग अलग रोड्स में मतलब कि बट जाती है। तो एक रोड जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, एक रोड राइट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, तो रोड जो है वो बाइफरकेट हुई है। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बड़ी कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाती है टाइम के साथ। अब मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि अब जो कंपनी को है दो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाए। तो कंपनी ने क्या किया है, तो अपने आप को बाइफरकेट किया है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक नदी है जो कि पहाड़ों के पास आकर जो है वो दो स्ट्रीम्स यानी कि दो नहरों में बट जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि रिवर्स बाइफरकेट्स इनटू टू ब्रांचेस, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, यानी कि बाइफरकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दो हिस्सों या फिर दो डायरेक्शंस में बांट देना, तो उसे हम कहते हैं बाइफरकेट करना। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ के, जिनको समझकर आपको जो है वो इस वर्ड को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि द रोड बाइफरकेट्स नियर द ब्रिज, मतलब कि ब्रिज यानी कि जो ब्रिज था, पुल था, उसके पास रोड जो है वो दो अलग अलग रास्तों में बट रही थी, यानी कि एक रोड दो डायरेक्शंस में चली जा रही थी। या फिर द कंपनी डिसाइडेड टू बाइफरकेट इट्स बिजनेस, मतलब कि कंपनी ने अपने बिजनेस को दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स अब अलग अलग काम करेंगे। या फिर द रिवर बाइफरकेट्स इनटू टू स्ट्रीम्स, मतलब कि एक नदी जो है वो दो अलग नहर में यानी कि दो अलग स्ट्रीम्स में बट जाती है। एक ही रिवर आगे जाकर दो ब्रांचेस मतलब कि बना देती है, इस तरीके से। यानी कि किसी भी चीज़ को दो अलग हिस्सों में, दो ब्रांचेस में, दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाइफरकेट करना। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, डिवाइड, स्प्लिट या फिर ब्रांच। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में बांटना। डिवाइड जो है वो किसी भी नंबर के पार्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि बाइफरकेट सिर्फ दो पार्ट्स के लिए ही यूज़ होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलग कर देना या फिर टूट कर अलग हो जाना, तो उसे हम कहते हैं स्प्लिट करना। स्प्लिट में दो या फिर दो से ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, जबकि बाइफरकेट में स्पेशली दो ब्रांचेस या फिर दो ही सेक्शंस को दिखाया जाता है।
या फिर तीसरा हमारा वर्ड आता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है किसी मेन रूट या फिर किसी मेन स्ट्रक्चर से निकलना या फिर ब्रांच बनाना, उसे हम कहेंगे ब्रांच करना, ठीक है। ब्रांच में कई ब्रांचेस हो सकती है, जबकि बाइफरकेट में एग्जैक्टली 2 ही ब्रांचेस बनती है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने डिवाइड, स्प्लिट और ब्रांच जैसे वर्ड्स को हमने पढ़ा है। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो यूनाइट है, मर्ज है और कंबाइन है। इन तीनों वर्ड्स का हमने पहले भी किसी और वर्ड में मतलब कि मीनिंग समझ रखा है, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। यूनाइट का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को एक कर देना, मर्ज का मतलब होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक बना देना, और कंबाइन का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को जोड़ देना। कंबाइन जो है वो यूनिटी क्रिएट करता है, जबकि बाइफरकेट एक चीज़ को 2 डायरेक्शंस में मतलब कि पार्ट्स में बांट देता है। तो ये सारे डिफरेंस समझते हुए ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि एंटोनिम्स में हमने क्या पढ़ा। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द रोड बाइफरकेट्स आफ्टर द विलेज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि गांव से आगे जाकर एक ही रोड 2 अलग अलग रोड्स में बट जाती है। यानी कि अगर कोई ट्रैवलर उस रोड पे जा रहा है तो उस विलेज के बाद उसे जो है वो 2 रास्तों में से एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। यहाँ पर बाइफरकेट का मतलब क्या है कि एक ही रोड है जो कि आगे जाकर जो है वो थोड़ी देर बाद में 2 हिस्सों में बट जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बाइफरकेट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉम्प्रहेंसिव। दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, संपूर्ण, विस्तृत, हर पहलू को शामिल करने वाला, पूर्ण या फिर सर्वांगीण। तो ये सारे इसके जो है वो पॉसिबल मीनिंग्स है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी टॉपिक के लगभग हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को, हर डिटेल को, हर एस्पेक्ट को कवर करे। यानी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिपोर्ट, कोई बुक, कोई कोर्स, कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई प्लान अगर अधूरा ना हो, उसमें सभी ज़रूरी चीज़ें, सभी ज़रूरी बातें अच्छी तरीके से शामिल हो, तो उसे हम कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्रहेंसिव का क्या मतलब है, कंप्लीट और डिटेल्ड। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल बता दूं तो हमारा वीडियो ही कॉम्प्रहेंसिव है। यहाँ पर हम चाहे वो सारे वर्ड्स को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में समझते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा है, हमारा वीडियो कॉम्प्रहेंसिव है। यानी कि यहाँ से आपको अगर एक बार आपने कोई वर्ड पढ़ लिया तो कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो वर्ड है ना कॉम्प्रहेंसिव, ये सिर्फ बड़ा या फिर लंबे होने को नहीं बताता कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कोई चीज़ कितनी मतलब कि लंबी है, बल्कि ये भी बताता है कि कोई चीज़ कितनी कंप्लीट है, मतलब कि किसी चीज़ में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, कोई चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कॉम्प्रहेंसिव में आपको बताई जाती है। जैसे कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डिटेल और कॉम्प्रहेंसिव में आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिटेल का क्या मतलब होता है, एक ही पॉइंट को गहराई से समझना, उसे हम क्या कहेंगे, डिटेल कहेंगे। एक्सप्लेन करना डिटेल में मतलब कि किसी चीज़ को आप सर्टेन मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप बहुत ही मतलब कि डीप में समझ रहे हो, तो उसे हम डिटेल कहते हैं। लेकिन कॉम्प्रहेंसिव का क्या मतलब होता है, पूरा टॉपिक कवर करता है कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। यानी कि जो भी पॉसिबल मीनिंग्स या फिर जो भी चीज़ें उस एक चीज़ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो समझाई जाती है कॉम्प्रहेंसिव के सेंस में। ओके, इस तरीके से यानी कि एक कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन डिटेल भी हो सकता है, लेकिन एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉम्प्रहेंसिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब इसे एग्जाम्पल के सहारे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोचो तुम्हें इंडिया पर प्रोजेक्ट बनाना है। पहला स्टूडेंट सिर्फ इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में लिखता है, वो एक ही टॉपिक के बारे में लिख रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, तो पॉपुलेशन के बारे में डिटेल में लिख रहा है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो इंडिया की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसका कल्चर, उसकी इकोनॉमी, उसका एजुकेशन, उसके फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट, सबको कवर करता है। तो दूसरे स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, तो कॉम्प्रहेंसिव है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव में क्या फ़र्क है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करता है, दूसरा डॉक्टर ब्लड प्रेशर भी चेक करता है, शुगर भी चेक करता है, हार्ट भी करता है, लंग्स और बाकी ज़रूरी टेस्ट भी मतलब कि कर लेता है। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ चेकअप कर लिया। एक ही चीज़ को डिटेल में नहीं किया बल्कि बहुत सारी चीज़ें की। या फिर हम कहेंगे, मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, तुम यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देखते हो, वीडियोस में सिर्फ टेंसेस बताए गए हैं, दूसरे वीडियोस में टेंसेस भी बताए गए हैं, वॉइस भी बताया गया है, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और एग्जाम्पल सबको समझाया गया है। तो दूसरी वीडियो कैसी है, तो कॉम्प्रहेंसिव है, ज़्यादा डिटेल्ड है। ओके, इस तरीके से यानी कि आपको क्या याद रखना है कि कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है ऐसा जो किसी टॉपिक के लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट तरीके से कवर करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रहेंसिव हम उसे कहेंगे। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं, द बुक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड, मतलब कि ये जो बुक है वो पूरी और डिटेल्ड गाइड देती है, इसमें टॉपिक के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो शामिल है। या फिर हम कहेंगे, शी गेव अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन, मतलब कि उसने हर ज़रूरी बात को अच्छी तरीके से समझाया। एक्सप्लेनेशन जो है वो अधूरी नहीं दी, उसने जो है वो सारी चीज़ें बताई। या फिर हम कहेंगे, द कंपनी ऑफर्स कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग, मतलब कि कंपनी पूरी ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग में सभी इंपॉर्टेंट स्किल्स, सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है। इस तरीके से कुछ
भी छोड़ा नहीं जाता। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है ऐसा जो किसी टॉपिक, सब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के लगभग हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंप्लीट और प्रॉपरली कवर करे, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कंप्लीट, थोरो या फिर एक्सटेंसिव। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, जो अधूरा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट कहेंगे, यानी कि पूरा। कंप्लीट सिर्फ पूरा होने पर फोकस करता है, जबकि कॉम्प्रहेंसिव पूरा होने के साथ साथ हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने के ऊपर भी फोकस करता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है थोरो। थोरो का मतलब होता है बहुत ही ध्यान और डिटेल के साथ किया गया कोई काम। थोरो का फोकस जो है वो गहराई और केयर पर ज़्यादा होता है, जबकि कॉम्प्रहेंसिव का फोकस वाइड कवरेज पर होता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही बड़ा या फिर वाइड कवरेज वाला। एक्सटेंसिव क्वांटिटी या फिर रेंज को दिखाता है, जबकि ये जो हमारा कॉम्प्रहेंसिव है वो क्वालिटी के साथ साथ कंप्लीट कवरेज को भी एम्फेसाइज करता है। तो ये भी सारे डिफरेंसेस आपको समझने हैं। अब दोस्तों ये सारे हमने क्या कर लिए, तो हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया। अब एंटोनिम्स की बारी आती है। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, इनकम्प्लीट, लिमिटेड या फिर पार्शियल। इनकम्प्लीट का क्या मतलब होता है? अधूरा, जो पूरा नहीं है, पूरा ना होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट उसे हम कहेंगे। ये कॉम्प्रहेंसिव का हमारा बहुत ही क्लोज और डायरेक्ट सिनोनिम है, अपोजिट है, सॉरी एंटोनिम है। अब अगर लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी सीमा होती है। कॉम्प्रहेंसिव में वाइड कवरेज होती है, ओके, जबकि लिमिटेड में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन या फिर बहुत ही कम स्कोप होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लिमिटेड। तीसरा हमारा वर्ड है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है सिर्फ कुछ खास हिस्सा कवर करना, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कवर करना। पार्शियल में टॉपिक का हर एक पार्ट नहीं बताया जाता, सिर्फ एक आधा पार्ट ही बताया जाता है, जबकि कॉम्प्रहेंसिव में लगभग पूरे टॉपिक को ही अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको पार्शियल का मीनिंग भी समझना है। तो ये सारे हमारे क्या है? तो हमारे एंटोनिम्स हैं, जहाँ पर हमने इनकम्प्लीट, लिमिटेड और पार्शियल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर गेव अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि टीचर ने लेसन को इस तरीके से समझाया कि उसे लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि लगभग उस टॉपिक के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कंसेप्ट थे, एग्जाम्पल थे, वो सारे स्टूडेंट को जो है वो क्लियर हो गए। टीचर ने कोई ज़रूरी बात नहीं छोड़ी और टॉपिक को जो है वो अच्छी तरीके से कवर किया। यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव का क्या मतलब था कि कंप्लीट, वेल ऑर्गेनाइज और हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को शामिल करने वाली एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्रहेंसिव यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एलेज। दोस्तों एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, दावा करना, बिना पक्के सबूत के कुछ कहना, इल्ज़ाम लगाना या फिर कथित रूप से कुछ कहना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलेज हम उसे कहेंगे। एलेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ के बारे में कोई दावा या फिर एक्यूजेशन करना, लेकिन उस बात का अभी तक पक्का प्रूफ ना होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलेज हम उसे कहेंगे। यानी जब कोई इंसान किसी पर आरोप लगाता है या फिर कोई बात कहता है किसी के बारे में, लेकिन कोर्ट, पुलिस या फिर फैक्ट ने अभी उस बात को सच प्रूफ नहीं किया है, तो तब हम जो है वो एलेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एलेज का मतलब ये नहीं होता है कि बात हमेशा सच ही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी ने ऐसा क्लेम किया है, यानी कि किसी ने दावा किया है, किसी ने आरोप लगाया है, बल्कि इस चीज़ की कंफर्मेशन आपको नहीं मिली है कि ये चीज़ वैसी ही है या फिर सच है। दोस्तों इसीलिए हम जो है वो अक्सर न्यूज़ चैनल पर या फिर न्यूज़पेपर्स में जो है वो सुनते हैं कि ही इज़ एलिज टू हैव स्टोलन द मनी या फिर द कंपनी एलिजेडली ब्रोक द रूल्स। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में चोर है या फिर उस कंपनी ने सच में रूल्स ब्रेक किए हैं, बल्कि उस पर आरोप लगाया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, यानी कि कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एलिज का मतलब सिर्फ अक्यूज़ नहीं होता, क्योंकि अक्यूज़ का क्या मतलब होता है? किसी पर आरोप लगाना। एलिज का क्या मतलब होता है? किसी पर आरोप या फिर क्लेम करना जब उस बात का प्रूफ अभी भी इस्टेब्लिश ना हुआ हो, यानी कि आपके पास कोई पक्का सबूत ना हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोग उसको पता कर रहे हैं, तब आप जो है वो एलिज का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एलिज में अनसर्टेनिटी होती है, कंफर्मेशन नहीं होती, इसीलिए न्यूज़पेपर्स में एलिज लिखते हैं ताकि किसी को प्रूफ से पहले गिल्टी डिक्लेयर ना किया जाए, इस तरीके से। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक ऑफिस में पैसे गायब हो जाते हैं। एक एम्प्लॉय कहता है कि राहुल ने पैसे लिए हैं, लेकिन सीसीटीवी चेक हुआ और पता चला और कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि राहुल ने मतलब कि कुछ किया ही नहीं, तो राहुल पर जो है वो एलिगेशन लगाया गया था। ओके, एम्प्लॉय ने एलिज किया कि राहुल ने पैसे लिए, इसका मतलब राहुल गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट कहता है कि टीचर ने उसके साथ अनफेयर बिहेवियर किया है, ठीक है, अनफेयर तरीके से बिहेव किया है। स्कूल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, स्टूडेंट एलिजेस अनफेयर ट्रीटमेंट, ऐसे हम कह सकते हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है? प्रूफ नहीं हुआ है। या फिर हम कहेंगे कंपनी है, उस पर आरोप लगता है कि उसने इन्वायरमेंटल रूल्स तोड़े हैं,
गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, कंपनी इज एलिज टू हैव वायलेटेड द रूल्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि उसने सच में ऐसा किया है या फिर नहीं किया है, कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, इसलिए हम जो है वो एलिगेशन या फिर एलिज इन सारे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि एलिज का मतलब होता है बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप या फिर क्लेम करना, तो उसे हम कहते हैं एलिज। जैसे कि उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं शी एलिज दैट हर फोन वॉज स्टोलन, मतलब कि उसने आरोप लगाया कि उसका फ़ोन जो है वो चोरी हुआ है, यानी कि ये उसका क्लेम है जिसका प्रूफ अभी कंफर्म नहीं हुआ। या फिर हम कहेंगे द पुलिस एलिज दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द क्राइम, मतलब कि पुलिस ने कहा कि उसका क्राइम से कनेक्शन हो सकता है, यानी कि वो उस क्राइम से जुड़ा है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, अभी फाइनल प्रूफ नहीं मिला है कि वो सच में मतलब कि उस चीज़ से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। या फिर हम कहेंगे दे एलिज अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब कि उन्होंने अनफेयर बिहेवियर का आरोप लगाया, उन्होंने कंप्लेंट की लेकिन बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। इस तरीके से आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स हैं अक्यूज, क्लेम या फिर असर्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। अक्यूज एक जनरल वर्ड है, जबकि एलिज प्रूफ के बिना और प्रूफ इस्टेब्लिश होने से पहले क्लेम करने को एम्फेसाइज करता है। ठीक है, अक्यूज का क्या मतलब होता है, आरोप लगाना, जबकि एलिज का क्या मतलब होता है कि आपके पास प्रूफ नहीं है, बस आपको जो है वो मतलब कि एक इंट्यूशन मिली है या फिर आपको ऐसा लग रहा है, अंदेशा हुआ है, इसलिए आपने जो है वो किसी पर आरोप लगाया है बिना प्रूफ के, तो उसे हम एलिज कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा वर्ड है हमारा क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी बात का दावा करना। ओके, क्लेम जो है वो किसी बात के लिए हो सकता है, लेकिन जब एलिज जो है वो अक्सर एक्यूजेशंस या फिर लीगल मैटर्स में यूज हो सकता है। असर्ट हमारा तीसरा वर्ड है। असर्ट का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली किसी बात को कहना या फिर उसका दावा करना। असर्ट में स्पीकर कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि एलिज में फोकस इस बात पर होता है कि क्लेम अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है। इस तरीके से आपको ये जो सारे हमारे सिनोनिम्स है अक्यूज, क्लेम और असर्ट, इनको समझना है। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड है, प्रूफ, कन्फर्म या फिर वेरीफाई। प्रूफ का मतलब होता है किसी बात को सबूत के साथ सच दिखाना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रूफ कहेंगे। ये एलिज का डायरेक्ट अपोजिट है। कन्फर्म का क्या मतलब होता है, कन्फर्म का मतलब होता है किसी बात को ऑफिशियली सच मान लेना या फिर वेरीफाई कर देना। एलिज में जो है वो बात अनसर्टन होती है, हमें कुछ पक्का पता नहीं होता, जबकि कन्फर्म में बात वेरीफाई हो चुकी होती है, यानी कि हमें पक्का पता होता है कि ऐसा ही हुआ है। इस तरीके से तीसरा हमारा वर्ड आता है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है फैक्ट या फिर एविडेंस से किसी बात की जांच करके उसकी सच्चाई चेक करना। एलिज सिर्फ क्लेम करता है, सिर्फ दावा करता है, ठीक है, यानी कि आरोप लगा देता है, जबकि वेरीफाई उस क्लेम की सच्चाई को चेक करता है कि वो कितनी ज़्यादा सच है, कितनी ज़्यादा झूठ है। इस तरीके से हम जो है वो वेरीफाई का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने प्रूफ, कन्फर्म और वेरीफाई जैसे वर्ड्स को यूज़ किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल के पास। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने। द वर्कर्स अलेज दैट द कंपनी हैड ब्रोकन द रूल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि वर्कर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने रूल्स का उल्लंघन किया है, रूल्स को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर यह प्रूव नहीं हुआ है कि कंपनी वाकई गलत थी। ये जो है वो सिर्फ वर्कर्स का क्लेम या फिर एलिगेशन है, सच्चाई का पता इन्वेस्टिगेशन या फिर एविडेंस की बात ही पता चलेगा। यहाँ पर एलिज का मतलब क्या था कि बिना फाइनल प्रूफ के आरोप लगाना या फिर दावा करना, तो उसे हम कहेंगे एलिज। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डोंट। दोस्तों डोंट का मतलब होता है हिम्मत तोड़ देना, डराना, साहस कम कर देना, यानी कि किसी का कॉन्फिडेंस कम कर देना, किसी को भयभीत कर देना, मनोबल गिरा देना, निरुत्साहित कर देना, यानी कि डिसएनकरेज करना उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोंट कहेंगे। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम डोंट का यूज़ कर सकते हैं। डोंट का मतलब होता है किसी इंसान का कॉन्फिडेंस या फिर उसका जो करेज है वो इतना ज़्यादा कम कर देना कि वो डर, मुश्किल या फिर चैलेंज की वजह से हिम्मत हार जाए। यानी जब कोई सिचुएशन, प्रॉब्लम या फिर किसी की बात किसी व्यक्ति को मेंटली डिस्करेज कर दे या फिर उसका हौसला टूटने लगे, तो उस सिचुएशन को हम डोंट कहते हैं। इस वर्ड में सिर्फ डराना ही नहीं होता है, बल्कि इंसान का कॉन्फिडेंस और उसका मोटिवेशन भी कम हो जाना शामिल होता है। यानी कि डोंट का मतलब सिर्फ फ्राइटन नहीं होता। फ्राइटन का क्या मतलब होता है, फ्राइटन का मतलब होता है किसी को भयभीत करना, किसी को डरा देना, ओके। जबकि डोंट का क्या मतलब होता है, किसी को इस तरीके से डराना या फिर किसी को इस तरीके से डिस्करेज कर देना कि उसका कॉन्फिडेंस ही कम हो जाए, उसे हम कहते हैं डोंट। यानी कि डोंट में फियर भी होता है, लॉस ऑफ करेज भी होता है, डिस्करेजमेंट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें तीनों एक साथ होती है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं,
सोचो एक स्टूडेंट पहली बार यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है, जब वो सिलेबस देखता है तो उसे लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इतना बड़ा सिलेबस उसे क्या कर रहा है, तो डॉन्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नया एम्प्लॉय है जो कि पहली बार बहुत ही बड़े ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन देने वाला है। इतने सारे लोगों को देखकर उसकी जो हिम्मत है वो टूटने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लगता है। तो वो ऑडियंस से क्या कर रहा है, डॉन्टेड फील कर रहा है, डरा हुआ फील कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा हो चुका है, तो लो हो चुका है इस तरीके से। या फिर एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, एक माउंटेन क्लाइंबर बहुत ही मतलब कि ऊंचा पहाड़ मतलब कि देखता है, तो लेकिन वो कहता है कि मैं इस चैलेंज से डॉन्टेड नहीं हूँ, यानी कि मैं अपनी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, या फिर मेरी हिम्मत जो है वो मतलब कि नहीं टूटी है इस तरीके से। यानी कि वो क्या है, तो डॉन्ट नहीं हुआ है, डरा नहीं है इस तरीके से। यानी कि डॉन्ट का मतलब होता है किसी की हिम्मत या फिर कॉन्फिडेंस को कम कर देना, तो उसे हम कहते हैं डॉन्ट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि डोंट लेट फेल्यूर डॉन्ट यू, मतलब कि फेल्यूर को अपनी हिम्मत तोड़ने मत दो। यानी कि हार के बाद कभी भी कॉन्फिडेंस मतलब कि आपको बनाए रखना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को जाने नहीं देना चाहिए इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द डिफिकल्ट एग्जाम डॉन्टेड मैनी स्टूडेंट्स, मतलब कि मुश्किल एग्जाम ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डरा दिया, उनकी हिम्मत तोड़ दी, उनका कॉन्फिडेंस लो कर दिया। एग्जाम देकर उनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, तो कम हो गया इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं शी वॉज नॉट डॉन्टेड बाय द चैलेंज, मतलब कि वो चैलेंज से नहीं डरी, यानी कि उसने अपना हौसला बनाए रखा, वो बिल्कुल भी उसने हिम्मत नहीं हारी इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डोंट का मीनिंग होता है किसी को डरा या फिर एनकरेज करके, डरा के या फिर डिस्करेज करके उसका कॉन्फिडेंस या फिर करेज कम कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डोंट करना कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगर हम सिनोनिम्स की तरफ आए तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डिस्करेज, इंटिमिडेट या फिर डिसमे। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है किसी का हौसला कम कर देना। डिस्करेज एक जनरल वर्ड है, जबकि डोंट में फियर और इंटिमिडेशन का फीलिंग होता है, ठीक है। इंटिमिडेट हमारा दूसरा वर्ड है। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराकर, प्रेशर डालकर, कमजोर महसूस करवाना, तो उसे हम इंटिमिडेट कहते हैं। इंटिमिडेट में अक्सर व्यक्ति या फिर उसकी अथॉरिटी की वजह से उसे डर लगता है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड है डिसमे। डिसमे का मतलब होता है किसी को शॉक या फिर डिस्करेजमेंट में डाल देना, उसे हम कहते हैं डिसमे। डिसमे में जो है वो बेसिकली सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, जबकि डोंट का फोकस हिम्मत और कॉन्फिडेंस टूटने पर होता है। इस तरीके से आपको जो है वो डिफरेंस समझते हुए चलना है, ताकि आपको वर्ड्स को जो है वो सही जगह पर मतलब कि यूज कैसे करना है ये समझ आ जाए। दोस्तों ये सारे हमारे जो है वो सिनोनिम्स है। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड है, एनकरेज, इंस्पायर या फिर मोटिवेट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है किसी का हौसला बढ़ाना, ओके, उसे हम कहेंगे एनकरेज, ये हमारे डोंट का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है किसी को मोटिवेट या फिर उत्साहित करना। इंस्पायर जो है वो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाता है, जबकि डोंट जो है वो कॉन्फिडेंस को कम करता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब होता है किसी को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना बेसिकली। तो प्रेरित करना को हम क्या कहेंगे, मोटिवेट करना कहेंगे। मोटिवेट में एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेसिकली, जबकि डोंट में दोनों कम हो जाते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहां पर हमने एनकरेज, इंस्पायर या फिर मोटिवेट जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द ह्यूज कॉम्पिटिशन डिड नॉट डॉन्ट हर। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन देखकर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने कॉम्पिटिशन को देखकर डरने या फिर कॉन्फिडेंस खोने के बजाय और ज़्यादा मेहनत की और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। यहाँ पर डॉन्ट का मतलब है किसी चैलेंज की वजह से हौसला टूट जाना या फिर कॉन्फिडेंस का कम हो जाना। इस सेंटेंस में डिड नॉट डॉन्ट का मतलब है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डॉन्ट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो आता है बेनोवलेंस। दोस्तों बेनोवलेंस का मतलब होता है दयालुता, परोपकार, भलाई की भावना, सद्भावना, उदारता यानी कि बड़ा मन होना या फिर दूसरों का भला चाहने की भावना होना, तो उसे हम कहते हैं बेनोवलेंस, ठीक है। बेनोवलेंस का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, उनका भला चाहना, बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करना, मतलब कि उनकी मदद करने की इच्छा रखना। यानी जब कोई इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी मदद करने के लिए काम करता है, तो उस फीलिंग को हम बेनोवलेंस कहते हैं। इस वर्ड में सिर्फ काइंडनेस यानी कि सिर्फ दयालु नहीं होती है, यानी कि दयालु की भावना नहीं होती है, बल्कि एक गुडविल भी होती है कि आपका जो है वो किसी के लिए अच्छी इच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने की मतलब कि आपकी विल है, मर्जी है। जेनरोसिटी की एक भावना होती है, यानी कि आपका मन बड़ा है, आपका मन जो है वो खुला है, इस तरीके की भी एक भावना होती है।
सेल्फलेसनेस का भी आइडिया इसमें होता है कि आप जो है वो किसी की मदद कर रहे हो तो ये नहीं चाह रहे हो कि उसमें से आपको भी कोई फ़ायदा मिले, यानी कि स्वार्थी, बिना स्वार्थ के जो है वो किसी की मदद करना, किसी के मतलब कि किसी के प्रति जो है वो उसकी मदद करने की इच्छा रखना, तो उसे हम कहते हैं बेनोवलेंस। बेनोवलेंस जो है वो एक फीलिंग भी हो सकती है और उस फीलिंग के ज़रिए किया गया कोई काम भी हो सकता है, तो ये भी चीज़ आपको समझ के चलनी है। ये जो वर्ड है वो हम चैरिटीज़ में यूज़ करते हैं, सोशल वर्क जब होता है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लिटरेचर में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बेनोवलेंस का जो मतलब है वो सिर्फ दयालु होना नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेनोवलेंस का मतलब सिर्फ काइंडनेस नहीं होता है। बेनोवलेंस मतलब कि क्या होता है, एक चीज़ समझिए, काइंडनेस का क्या मतलब होता है, काइंडनेस का मतलब होता है दयालु या फिर अच्छा बिहेवियर, ठीक है। और बेनोवलेंस का मतलब होता है दूसरों का भला चाहने की गहरी और निस्वार्थ भावना, यानी कि जिसमें आपका जो है वो मतलब कि सेल्फिश रीज़न नहीं है, जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, यानी कि आपको किसी का फ़ायदा करके आपका फ़ायदा हो जाए, आपकी ऐसी मंशा नहीं है, जो अक्सर मदद और जेनरॉसिटी में दिखाई देती है, तो उसे हम बेनोवलेंस कहते हैं। बल्कि काइंडनेस क्या है, तो दयालु है, अच्छा बिहेवियर है, उस तरीके से। यानी कि बेनोवलेंस में सिर्फ अच्छा बिहेवियर नहीं बल्कि गुड इंटेंशन भी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो एक आदमी है जो कि हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करता है, दान करता है। वो किसी नाम या फिर तारीफ की उम्मीद नहीं रखता, यानी कि यहाँ पर उसका कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है। उसका मदद सिर्फ बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना है, ठीक है। उसकी जो मदद है क्या करना है, तो उसका उसका ऐसा मानना है कि मेरी मदद से जो है वो बस बच्चों की भलाई हो जाए, तो ये उसकी बेनोवलेंस है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो एक टीचर स्कूल के बाद फ्री में जो है वो वीक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जो मतलब कि पढ़ नहीं पाते, जिनके पास पैसा नहीं है फीस वगैरह भरने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वो इसके बदले कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेती, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, तो बेनोवलेंस को दिखाता है। या फिर हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है कि फ्लड, यानी कि जो बाढ़ होती है उसके बाद जो है वो कुछ लोग खाना, कपड़े और मेडिसिन लेकर जो है वो अफेक्टेड लोगों की मदद करने जाते हैं। तो ये जो काम है वो उनका बेनोवलेंस है। उनसे जो है वो उनको कुछ नहीं चाहिए कि बदले में ये भी हमारी मदद करेंगे या फिर हमें कुछ देंगे, ये हमारे सेल्फिश रीज़न से दूर है। तो जब हम हमारे सेल्फिश रीज़न से हटकर किसी की मदद करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बेनोवलेंस कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बेनोवलेंस का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला चाहने और उनकी मदद करने की भावना होना, तो उसे हम कहते हैं बेनोवलेंस। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हर बेनोवलेंस इंस्पायर्ड एवरीवन, मतलब कि उसकी दयालुता और भलाई की जो भावना है उसने क्या किया, सबको प्रेरित किया, यानी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। या फिर द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनोवलेंस, मतलब कि राजा अपनी दयालुता के लिए मशहूर था, यानी कि वो अपनी प्रजा का भला चाहता था। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल है हिज बेनोवलेंस हेल्प्ड मैनी पुअर फैमिलीज, मतलब कि उसकी उदारता और भलाई की भावना से बहुत गरीब परिवारों की मदद हुई, यानी कि उसने निस्वार्थ होकर लोगों की हेल्प के बदले में मतलब कि कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि वो लोग भी उसे कुछ देंगे। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको फिर से बता दूं कि बेनोवलेंस का मतलब होता है दूसरों के प्रति निस्वार्थ दयालुता, सद्भावना और उनका भला करने की इच्छा रखना, तो उसे हम कहते हैं बेनोवलेंस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ओके। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, काइंडनेस, जेनरोसिटी या फिर गुडविल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता या फिर अच्छा व्यवहार, ओके, दया दिखाना। काइंडनेस एक जनरल वर्ड है, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, खुलकर देने की आदत, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, मन बहुत बड़ा होता है, उसे उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, जेनरोसिटी हम उसे कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, सद्भावना रखना, अपना नेचर अच्छा रखना, उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल हम उसे कहेंगे। ये जो है वो पॉजिटिव फीलिंग होती है बेसिकली। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, मैलेवलेंस, क्रुएलिटी या फिर हॉस्टिलिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, मैलेवलेंस। मैलेवलेंस का मतलब होता है दूसरों के प्रति बुरी भावना या फिर नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना, तो उसे हम कहते हैं मैलेवलेंस। क्रुएल्टी का क्या मतलब होता है, निर्दयता, कठोरता जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होती है क्रुएल्टी। बेनोवलेंस में दया और भलाई होती है, जबकि क्रुएल्टी में दूसरों को दुख देने का व्यवहार होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है वैर भाव, दुश्मनी या फिर शत्रुता। जब कोई दुश्मन होता है किसी का, दो लोगों के बीच जो दुश्मनी होती है, दुश्मनी को हॉस्टिलिटी कहते हैं। इसमें जो है वो नेगेटिव फीलिंग होती है बेसिकली। अब दोस्तों ये सारे हमने एंटोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हर बेनोवलेंस अर्नड एवरीवन्स रिस्पेक्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी दयालुता, उदारता और दूसरों का भला करने की जो भावना है, उसकी वजह से सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करती थी और सबके साथ मतलब कि अच्छा व्यवहार करती थी, सबके साथ अच्छा बिहेव करती थी। इसी वजह से लोग उसका सम्मान करते थे। यहाँ पर बेनोवलेंस का मतलब है निस्वार्थ भलाई और सद्भावना की भावना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेनोवलेंस हम उसे कहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जो वर्ड है वो अच्छे से क्लियर है और अच्छे से समझ आ चुका है।
तो दोस्तों आज के हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो एक्सेस नहीं किया है या फिर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो लिंक प्रोवाइड की है, या फिर अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।